नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो ईएडी परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने आज आपसे वादा किया था कि हम लोग जो है एप्लाइड मैकेनिक्स जो है आज शुरुआत करने जा रहे हैं और हमने कहा था कुछ स्टूडेंट की क्वेरी भी आई थी दोस्तों कि सर सबसे पहले स्ट्रक्चरल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आप एप्लाइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करिए। हमें उनकी क्वेरी कुछ अच्छी भी लगी, जैसे मैंने बताया भी था कि अगर आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स वीक हो गई, अगर आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स दोस्तों वीक हो आप अप्लाइड मैकेनिक्स में, तो आपको क्या होगा, इसमें स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगी तो आरसीसी समझ में नहीं आएगी, आरसीसी में प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको आरसीसी समझ में नहीं आई तो फिर डीएसएस यानी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आपको समस्याएं आ सकती। ठीक है, तो आपको यहां से अप्लाइड मैकेनिक्स, अब मुझको यह बताओ अप्लाइड मैकेनिक्स एक्चुअली में है क्या और यह मैकेनिक्स क्या है। हम बेसिक शुरुआत से पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स, किसी भी मैकेनिक्स आपकी किस मैकेनिक्स क्या होती है, यांत्रिकी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यांत्रिकी। ठीक है, चलो अब यांत्रिकी आपको क्या है कि किसी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उसके लगने वाले फोर्सेस यानी बलों का और उसके बलों के कारण लगने वाले उस पर क्या प्रभाव हुआ उस पर उसके अध्ययन करते हैं। वह आपका दोस्त क्या कहलाता है, वह आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं यह अप्लाइड मैकेनिक्स आपकी कैसी हो सकती है। यह तो आपके बल आपको कहां पर लग सकते हैं, यह दोस्त बल जो हैं आपके या तो सॉलिड पर लग सकते हैं, इस पे लग सकते हैं, सॉलिड पर लग सकते हैं, वह बल आपके फ्लूइड पर भी लग सकते हैं। ठीक है, वह बल आपके सॉइल पर भी लग सकते हैं। तो हमको इसमें किन बलों का अध्ययन करना है, सबसे पहली बात तो हमारी ये आती है। सबसे पहली बात तो हमारी ये आती है, आपको किन बलों का अध्ययन करना है। इसमें लिख सकते हो मैकेनिक्स में। अब बात करें मैकेनिक्स के, तो ऐसे बलों का अध्ययन, अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स की, ठीक है, यह आपकी मैकेनिक्स है। अब बलों का अध्ययन करना है और उसके प्रभावों का अध्ययन करना है। हमको किसका अध्ययन करना है दोस्त, हमको उस पर लगने वाले बल और उसके प्रभावों को अध्ययन करना है मैकेनिक्स पे। यह पहली बात तो आपका क्या हो सकता है, आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसमें आपको अप्लाई करना होता है फोर्स और उसके प्रभावों को देखना होता है, वो क्या कहलाता है, वह आपका ही अप्लाइड मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स के अंदर का मैकेनिक्स आपकी अप्लाई हो सकती है। मैकेनिक्स जो आप पढ़ोगे उसके अंदर मैकेनिक्स ये आपकी अप्लाई हो सकती है। दूसरी चीज, आपकी बॉडी जो है, या तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर इसी को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को आप लोग क्या कहते हो दोस्त, इसी को मटेरियल ऑफ साइंस भी कहते हो। क्या कहते हो, मटेरियल ऑफ साइंस भी इसको कहते हो। क्या कहते हो, इसको मटेरियल ऑफ साइंस भी कहते हो। तीसरी चीज आपको मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मतलब द्रवों में लगने वाले जो भी बल होंगे और उनके प्रभावों में, उस पर भी मैकेनिक्स आपकी अप्लाई हो सकती है। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, अगर किसी लिक्विड है कोई और उस लिक्विड पर आप दोस्त फोर्स लगाओ, तो उस लिक्विड पर भी फोर्स का प्रभाव पड़ सकता है, जो आप लोग आने वाले सेमेस्टर में आप लोग क्या किस नाम से जानोगे, उसको जो है आप लोग अपने सारे सेमेस्टर परीक्षाओं में एक सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और यह सब्जेक्ट हाइड्रोलिक मशीन या फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से, फ्लूइड जो द्रवों का अध्ययन होता है वह आपको क्या कहलाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक, यह आप लोगों को किसमें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। अब ये बताओ मुझको, अब बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की। और भी मैकेनिक्स आपको, सॉइल मैकेनिक्स, किसी भी मृदा पर लगने वाला जो बल है या उसका अध्ययन है वो क्या कहलाएगा, वह आपका सॉइल मैकेनिक्स कहलाएगा। यह आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ कुछ भी मैकेनिक्स हो सकती है, कहीं पर भी लग सकती है, लिख लो अगर आपको लिखना है कि मैकेनिक्स और किस पे अप्लाई हो सकती है, सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स।
इसका मतलब किसी भी सॉइल है और उस पर जो आप फ़ोर्स लगाओगे, यह भी आप लोग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अपने डिप्लोमा में सॉइल मैकेनिक्स के एक सब्जेक्ट मिलेगा दोस्तों प्रॉपर आपको, उसमें ये मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स बताओ कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। अगर ये मैकेनिक्स अप्लाइड समझ में नहीं आई तो भाई स्ट्रेंथ कैसे आ जाएगी। अगर स्ट्रेंथ आपको मैकेनिक्स ही समझ में नहीं आई कि उस पर कैसे फोर्स लग रहा है, आपको कैसे फोर्स का उसका फोर्स लगने पर वो कैसे फोर्स का रिएक्शन आ रहा है, वह फोर्स कैसे लग रहा है, और जब फोर्स लगा तो उस पर्टिकुलर मटेरियल पर कितना एक्ट कर रहा है और उसका प्रभाव कैसे वो दे रहा है, सॉइल मैकेनिक्स हो गई। अब यहीं पर दोस्त हम बात करते हैं कि यह जो आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स है, यह आपकी कितने प्रकार की होती है दोस्त। यह आपकी दो प्रकार की हो। जिस पिंड पर यानी दृढ़ पिंड पर या आपको बॉडी पर, बॉडी को क्या कहते हो, दृढ़ पिंड, या आपको क्या कहते हो, उसको बॉडी। तो अगर मैं कहीं आपको क्या बोलूं दोस्त, अगर मैं कहीं आपको बोलता हूं कि बॉडी, तो इसका मतलब समझ लेना वह आपकी एक सॉलिड बॉडी होगी। वह आपकी क्या होगी, सॉलिड ठोस दृढ़ पिंड होगा। तो अप्लाइड मैकेनिक्स आपका क्या हो सकता है, या तो स्टैटिक की कंडीशन में हो सकती है बॉडी, और या तो आपकी डायनेमिक की कंडीशन में हो सकती है। क्या हो सकती है, या तो आपकी स्टैटिक की कंडीशन में होगी और या तो आपकी डायनेमिक की कंडीशन में होगी। स्टैटिक का मतलब क्या होता है दोस्त, कि वह बॉडी आपकी क्या है, एक स्थिर अवस्था में है। वह बॉडी आपकी क्या है, एक स्थिर अवस्था में वह बॉडी रखी हुई है, और उस पर जो आप फोर्स लगाओगे या फोर्स का अध्ययन करोगे, बलों के प्रभावों का अध्ययन करोगे, वह आपको क्या कहलाएगा, वह आपको स्टैटिक के अंतर्गत आएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं डायनेमिक की, तो वह बॉडी अगर बेटा गतिशील है, उसका मतलब क्या है, एट रेस्ट। ये याद रखना, यह आपको क्या है, एट रेस्ट की कंडीशन पर है, तो यह आपको क्या कहलाएगा, यह आपको स्टैटिक। वहीं पर डायनेमिक का मतलब यह होता है कि वह आपकी जो बॉडी है, जो आपका दृढ़ पिंड है, वह आपकी गतिशील है। इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ मोशन होगा, उसमें कुछ मूविंग वेलोसिटी होगी, और यह आपका क्या कहलाएगा, एट मूविंग कंडीशन। एट मूविंग कंडीशन। एट मूविंग कंडीशन। कंडीशन। यह आपको किस कंडीशन में कहलाएगा, यह आपको मूविंग कंडीशन में वह आपकी बॉडी होगी। बोलो भाई, कंफर्म है। अगर यह बॉडी आपकी क्या है, देखो, अगर यह बॉडी मूविंग की कंडीशन में है, अगर यह कोई बॉडी मूविंग की कंडीशन में है, तो मूव कैसे करेगी, इसके दो कंडीशन बनते हैं। यह बॉडी मूव कैसे करेगी, या तो यह आपकी काइनेमेटिक्स होगी, यह आपको काइनेमेटिक्स होगी, काइनेमेटिक्स बॉडी होगी, और या तो आपकी काइनेटिक्स होगी, काइनेटिक होगी, काइनेटिक होगी। समझ में आई बात। तो आपकी बात आती है कि काइनेमेटिक और काइनेटिक आपकी क्या अंतर होता है, काइनेटिक और काइनेमेटिक में आपका क्या अंतर होता है। तो बेटा इसमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको डिफरेंस इतना स्मॉल होता है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा समझ में क्या। अब सपोज दैट यह मेरी एक बॉडी है, यह मैंने ले लिया, या मैंने एक कार ले ली। सपोज दैट यह मैंने एक कार ले ली, ये मेरी एक कार है, ठीक है, ये, और ये चल रही है, यह आपकी चल रही है, ठीक, ये आपकी चल रही है, ठीक है। अब यह मूविंग की कंडीशन में है, किससे है, मूव कर रही है, और ये मूव कर रही है आपको आगे किस वेलोसिटी से, आपको यह आपको मान लो 40 kmph की वेलोसिटी से आपको मूव कर रही है दोस्तों। किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से यह कार मूव कर रही है। यह आप लोग समझ गए। अच्छा, जब यह कार मूव कर रही है वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, तो यह मुझको बताना है कि यह क्यों मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, इसका कारण क्या है मूव करने का।
कोई बताएगा कि कारण क्या है इसका मूव करने का? तो काइनेमेटिक में अंतर्गत ये आता है कि हम बॉडी का तो अध्ययन करेंगे, डायनेमिक बॉडी का तो अध्ययन करेंगे, लेकिन हमको उसको कारण को पता नहीं करना, हमको उसके कारण से कोई लेना देना नहीं है कि study of motion of velocity of that body without causing that मोशन, वह किस कारण आपका मूव कर रही है, इस हमको कारण का पता, कॉज का। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम कॉज का अध्ययन नहीं करते हैं तो वह आपका क्या कहलाती है? वह आपका काइनेमेटिक कहलाती है, काइनेमेटिक बॉडी कहलाती है। वहीं पर मुझको यह बता दो, अगर हमको कारण का अध्ययन नहीं करना है तो काइनेटिक के अंतर्गत क्या आएगा? बोलो भाई, काइनेटिक के अंतर्गत क्या आएगा? दूसरी चीज, अगर यह बॉडी आपकी मूव कर रही है, अगर यह बॉडी आपकी मूव कर रही है और मूव करने के दौरान इसके कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, इस बॉडी को हमने क्या कंसीडर किया? कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। क्लियर है? इस बॉडी को हमने कंसीडरिंग 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 द कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, इस बॉडी को हमने एक मोशन, आपको कॉज ऑफ मोशन ऑफ फोर्स एंड मोमेंट को हमने अगर कंसीडर किया, कॉज ऑफ मोशन, ठीक है, किस कारण यह बॉडी मूव कर रही है, तो यह आपकी क्या कंडीशन बनेगी दोस्तों? यह जो कंडीशन बनती है, यह कंडीशन आपकी काइनेटिक कहलाती है, यह कंडीशन आपकी काइनेटिक कहलाती है। यह क्या कहलाती है? यह कंडीशन आपकी काइनेटिक बॉडी कहलाती है। यह आप लोग बहुत ही अच्छे से यहां पर समझ गए होंगे। तो काइनेटिक और काइनेमेटिक में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम बात करें, वहीं पर देखो अप्लाइड मैकेनिक्स आप लोग समझ गए। अब वहीं पर अगर हम बात करें कि यह जो है, अगर फ्लूइड का बात करें, अगर फ्लूइड का, तो फ्लूइड आपकी क्या होगी? फ्लूइड की कंडीशन आपकी दो कंडीशन बनती है। या तो फ्लूइड में जब फोर्स लगाओगे दोस्तों, वह फोर्स आपका इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है, या तो फोर्स आपका क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा, और या तो आपका कंप्रेसिबल होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, और या तो आपका कंप्रेसिबल होगा। बस केवल इतना जानना है, इतना जानना है। बाकी अगर इसमें घुसेंगे तो हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स छूट, ठीक। तो ये इस तरह की किसी भी बॉडी पर जो लगने वाले फोर्स हैं, बल हैं, और उनके बलों का जो अध्ययन करते हैं कि बल लगाया, जैसे मैंने इस बॉडी, ये आपका पेन है, और इस बॉडी पर, इस पेन पर मैंने एक वर्टिकल फोर्स लगाया, तो यह बॉडी हमारी कैसी रिएक्शन दे रही है, इसमें कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सारी चीजें जो हम निकालते हैं, वो हमारी किस में आती हैं? वो उसका अध्ययन करते हैं, वो सारी चीजें मैकेनिक्स के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और अप्लाइड मैकेनिक्स में अंतर क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और अप्लाइड मैकेनिक्स में अंतर क्या है? चलो दोस्तों देखते हैं। अगर मैंने आपको एक बॉडी मैंने ये ली, और यह मेरी एक कोई बॉडी है, दृढ़ पिंड है, क्या है मेरा? एक दृढ़ पिंड है। समझ में आ गया? यह मेरा एक दृढ़ पिंड है, और इस दृढ़ पिंड पर मैंने क्या लगाया? मैंने एक फोर्स लगाया, मैंने एक फोर्स लगाया, और या तो इस पर एक मोमेंट लगाया, या तो इस पर एक मोमेंट लगाया मैंने। बोलो भाई, कंफर्म है सभी को? बोलो भाई, सभी को कंफर्म है? या पर इसको फोर्स लगाया, और या तो इस पर मोमेंट लगाया। इस बॉडी की अगर लेंथ मैंने देख ली कि यह आपकी इस बॉडी है, और इसकी लेंथ आपकी x है, इस बॉडी की लेंथ कितनी है? x है, ये a है और ये b पॉइंट है, इसकी लेंथ है। अगर इस बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद यह बॉडी किस में आएगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी मोशन में आएगी। कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी मोशन में आएगी कि नहीं आएगी? अगर इस बॉडी पर फोर्स या मोमेंट लगाने के बाद आपको यह बॉडी मान लो ऐसे मिली, और इस बॉडी पर, इस लेंथ पर आपने क्या मिला? यह लेंथ है आपकी, बदल के एक्स डैश हो गई, ए बी।
फोर्स या मोमेंट लगाने के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होगी बॉडी की, अगर वो चेंज हो जाती है, इसका मतलब क्या है, अगर इसका मोमेंट सॉरी इसकी डिस्टेंस ये जो है ए बी है, यह आपकी अगर चेंज हो जाती है तो यह बॉडी आपकी क्या कहलाती है, यह बॉडी आपकी रिजिड बॉडी, यानी x इज इक्वल्स टू अगर आपका x डैश के बराबर है तो यह बॉडी आपकी क्या होगी, यह बॉडी आपकी रिजिड बॉडी होगी, रिजिड बॉडी होगी, दृढ़ पिंड होगा। इसका मतलब क्या है, अगर जब फोर्स लगाओ तो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन आपका नहीं आना चाहिए। यानी अगर दीवार पर धक्का मारो आप लोग और दीवार पर जोर से धक्का मारो तो क्या दीवार जो है आपकी है, क्या दीवार अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, नहीं करती ना। तो दीवार क्या है, जो आपकी वॉल है, यह आपकी एक दोस्त रिजिड बॉडी होती है। इसको क्या कहेंगे, इसको दृढ़ पिंड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसी बॉडी को आप लोग दृढ़ पिंड कहते हो। क्या कहते हो आप लोग, इसको दृढ़ पिंड कहते हो। कन्फर्म है सभी लोगों को। दूसरी चीज हमारी ये है कि अगर ये बॉडी अगर चेंज हो जाती है लेंथ, तो हम लोग अगर ये बॉडी की लेंथ चेंज हो जाती है, x डज नॉट इक्वल्स टू x डैश, इसका मतलब इसके लेंथ में कुछ परिवर्तन आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लेंथ में कुछ परिवर्तन आया, और जब परिवर्तन हो गया तो यह बॉडी आपकी दोस्तों क्या कहलाई, यह बॉडी आपको डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाई। यह बॉडी आपको डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाती है। यह बॉडी आपको क्या कहलाती है, यह बॉडी आपको डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाती है। तो अगर अप्लाइड मैकेनिक्स में जो हम किसी भी दृढ़ ठोस या दृढ़ पिंड का अध्ययन करते हैं, तो ध्यान रखना उसके चेंज इन डिफ्लेक्शन उस बॉडी की लेंथ में परिवर्तन नहीं होता है, उस बॉडी के लेंथ में परिवर्तन नहीं होता है। तो अप्लाइड मैकेनिक्स आपका वहीं पर लगता है। अगर किसी भी बॉडी पर उसकी लेंथ में परिवर्तन हो जाता है तो वहां पर क्या लगता है, वहां पर हम जो अध्ययन करते हैं वह हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सोम का अध्ययन या मटेरियल ऑफ साइंस का करते हैं। वहीं पर अगर उसकी लेंथ में परिवर्तन नहीं होता तो यहां पर जो अध्ययन करते हैं इस बॉडी को, ये किसके अंतर्गत हम लोग करते हैं, यह हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। यह हम लोग किस में पढ़ते हैं दोस्त, यह हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। यह बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, यह हम उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आई है ये बात तो आप लोग फटाफट, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स के माध्यम से फटाफट बता भी दे कि यह बात आपको कहां पर समझ में नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, चलो भाई हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे ये चलते हैं कि अगर जो है बात करें कि अप्लाइड मैकेनिक्स में आपने फोर्स लगाया, अब अप्लाइड मैकेनिक्स में बात करते हैं हम, डिफॉर्मेबल बॉडी की नहीं बात करते। अब बात करें अप्लाइड मैकेनिक्स की, अप्लाइड मैकेनिक्स की, अप्लाइड मैकेनिक्स की। अब इस मैकेनिक्स के अंदर आपने क्या किया, फोर्स लगाया किसी भी बॉडी पे। जब आप लोग देखो दोस्त फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाते ही, फोर्स जब लगाओगे तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगाओगे तो उस पर क्या परिवर्तन होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, उसमें आपका विस्थापन भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा बॉडी पर, डिस्प्लेसमेंट होगा, इफेक्ट फोर्स के इफेक्ट के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, आपका वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी भी आएगा, अगर आपका एक्सेलरेशन भी उस बॉडी पर आएगा। बोलो भाई, एक्सेलरेशन भी उस बॉडी पर एटसेट्रा। तो फोर्स के इफेक्ट आपके अगर पूछ ले कि अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर जब आपने फोर्स लगाया तो उस फोर्स के प्रभाव के कारण उस बॉडी में क्या क्या आया, तो उस फोर्स के प्रभाव के कारण उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी आया, उस बॉडी में वेलोसिटी भी आई, और उस बॉडी में आपका एक्सेलरेशन भी आया। इसका मतलब क्या है, यह एक्सेलरेशन आपका कैसा हुआ, यही आपका त्वरण वेग और यह आपका विस्थापन कहलाता है। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है सारी चीजें यहां पर। तो यह आपको ध्यान में रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग यहां से समझ गए होंगे कि आपको अगर कोई पूछ ले, यहां पर अगर कोई आपको आ जाता है सेमेस्टर एग्जाम में
कि आपको अप्लाइड मैकेनिक्स कैसे मैकेनिक्स किसके किसके पार्ट होते हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर अप्लाइड मैकेनिक्स आती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड आता है, सॉइल मैकेनिक्स आती है, और भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जैसे जियो टेक्निकल मैकेनिक्स आती है, अर्थक्वेक मैकेनिक्स। किसी भी मैकेनिक्स का मतलब क्या है? मैकेनिक्स का मतलब सिंपल सा यही होता है दोस्तों कि आप उस बॉडी पर फोर्स लगा दो। उस बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो उस बलों का अध्ययन, यानी उसके अध्ययन को ही क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को ही आपको बल, फोर्स, मोमेंट के अध्ययन को ही आप लोग उसको क्या कहते हो? मैकेनिक्स कहते हो। यह आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है। यहां से ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। स्टैटिक, अगर ये बॉडी अगर आपकी स्टैटिक रेस्ट की कंडीशन में है, डायनेमिक एट मूविंग कंडीशन में, काइनेटिक और काइनेमेटिक कंडीशन में, सॉइल मैकेनिक्स है, इनकम्प्रेसिबल है, ये आपको सीधे ये बॉडी होती है। दूसरी चीज, अगर वो बॉडी आपकी किसी भी अध्ययन करते हो, आपको आएगा व्हाट इज द काइनेटिक, काइनेमेटिक क्या है और काइनेटिक क्या है। तो आपको लिखना पड़ेगा किसी भी दृढ़ पिंड में जब उसके गति को तो देखते हैं, लेकिन वह आपकी जो गति है बॉडी की, वह किस कारण गति कर रही है, इसका अध्ययन हम नहीं करते हैं, तो वह बॉडी क्या कहलाती है? काइनेमेटिक कहलाती है। वही चीज मूविंग बॉडी है, और मूविंग बॉडी के अंदर उसके गति का अध्ययन करते हैं, तो वह बॉडी आपकी क्या कहलाती है? वह बॉडी आपकी काइनेटिक कहलाती है। यहां से यह चीज आपको समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक। अगर बात करें आपका आ जाए इनकम्प्रेसिबल, देखो इनकम्प्रेसिबल भी समझ लो, जब हाइड्रोलिक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अगर इस बॉडी पर इनकम्प्रेसिबल किसी भी आप लोग जैसे आपका लिक्विड है, उस पर आपने उस फोर्स लगाया, और उस फोर्स के कारण उसकी डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट होती है। डेंसिटी क्या होती है? डज नॉट चेंज। उस बॉडी की डेंसिटी आपकी डज नॉट चेंज होती है, यानी डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो बॉडी आपकी क्या कहलाती है? इनकम्प्रेसिबल बॉडी। इसका मतलब क्या है? रो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यह इसमें कंप्रेसिबल में क्या कंडीशन आएगी? रो डज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। यह इसकी कंडीशन बन जाएगी। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी बॉडी इनकम्प्रेसिबल है, तो उस जो है आपके द्रव पर जो लगने वाले आपकी डेंसिटी होगी वह आपकी कांस्टेंट होगी। वहीं पर जो डेंसिटी होगी वह आपकी कांस्टेंट कंप्रेसिबल फ्लूइड में आपकी नहीं होगी। तो आपको जो भी पूछे, जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे, आप लोग यहां से उसको डील कर सकते हैं। क्लियर है सारी चीजें? ये अगर बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी की, तो डिफॉर्मेबल बॉडी आपकी क्या होती है? उसकी लेंथ में परिवर्तन होता है। आपको उसके लेंथ में परिवर्तन होता है। चलो दोस्तों, क्लियर है सारी चीजें? तो यह आपको ध्यान में रखनी है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होगा? आपको ये डिफॉर्मेबल बॉडी उसकी लेंथ में जब परिवर्तन हो जाता है, फोर्स लगाने के दौरान परिवर्तन हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो बॉडी आपकी क्या हो जाएगी? डिफॉर्मेबल बॉडी। और इस डिफॉर्मेबल बॉडी पर ही आप लोग क्या अप्लाई करते हो? सोम। इसको क्या कहते हो? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब आप लोग पढ़ोगे, यानी अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस नाम हो गया है, तो वो अगर हम फोर्स लगाया अप्लाइड मैकेनिक्स के बाद इसमें, तो फोर्स लगाने पर आपका अगर उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इनके प्रभावों का जो अध्ययन करते हो, यह आप लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में करते हो। क्लियर है सारी चीजें? अब मैं बताऊं आपको, एक एक क्वेश्चन आता है आपका, यूटिलिटी ऑफ मशीन। यूटिलिटी आपको ये बहुत ही बार आपको डिप्लोमा में सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा। यूटिलिटी ऑफ मशीन, यूटिलिटी ऑफ मशीन। और यह आपको बहुत ही स्टूडेंट को समझ में, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ मशीन। बात करते हैं यूटिलिटी ऑफ मशीन की। इसका मतलब क्या है? मशीन की उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता, मशीन की उपयोगिता, मशीन की उपयोगिता, उपयोगिता। अब मैं बात करूं, आपको यह आएगा कि किसी भी आपको यूटिलिटी, सॉरी यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स आएगा, मशीन नहीं आएगा। यांत्रिक की उपयोगिता ये लिखो, इसमें इसमें ये लिखो, यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। ठीक है, ये यांत्रिकी, भौतिक यांत्रिकी, यानी यांत्रिकी की उपयोगिता, यांत्रिक
की उपयोगिता। अब आप लोग देखो, अब आप लोग इसकी उपयोगिता कैसे फाइंड आउट करोगे? सपोज दैट कि कोई बॉडी है और उस बॉडी पर आपने फोर्स लगाया। ये मान लो ये आपको जैसे आप जनरेटर ले लो और जनरेटर पर जब आप फोर्स लगाते हो तो जनरेटर क्या करेगा? अपनी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो कोई भी मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स की उपयोगिता कैसे लेते हो आप लोग कि उसकी उस उपयोगिता को वह आपको क्या करता है, आपको एक फॉर्म किसी भी एनर्जी को जब कोई मशीन उस पर फोर्स लगाने पर किसी भी मशीन पर जब आप लोग फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स लगाने पर वह उसकी यूटिलिटी यानी उपयोगिता को वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो वह आपका दोस्त क्या कहलाता है? वही आपकी यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स कहलाता है। बोलो भाई, क्लियर है सारे स्टूडेंटों को हमारे? आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला अगर आप लोग जवाब नहीं दोगे। तो मैकेनिक्स की उपयोगिता आपके 3 फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। कैसे? मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द, लिख सकते हो इसमें एक पॉइंट, मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द, मैकेनिक्स लिखो भाई फटाफट, मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द, classified on the fied on the basis of mechanical energy, on the basis of mechanical energy। किसके बेस होता है? मैकेनिकल एनर्जी में आपको बेसिस होता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यह आपकी मैकेनिकल एनर्जी में आपकी बेस होता है। मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब यह मैकेनिकल एनर्जी आपकी किस फॉर्म में बेस होती है? अब हम बात करें कि यह मैकेनिकल एनर्जी आपकी किस फॉर्म में बेस होती है, तो देखो भाई, पहला तो हो गया जनरेटिंग मशीन, ट्रांसफॉर्मिंग और यूटिलाइजिंग। 3 फॉर्म में बेस होती है, जनरेटिंग 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 यूटिलाइजिंग 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 एंड ट्रांसफॉर्मिंग। एंड आपका क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग, यह आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी मशीन है, अगर मशीन की उपयोगिता 3 फॉर्म से 3 उसमें मैकेनिकल एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती है, आपको ध्यान में रखना है। जनरेटिंग का मतलब क्या होता है? जनरेटिंग का मतलब क्या होता है कि यह एनर्जी आपकी क्या करती है? बोलो भाई, कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जनरेट का मतलब क्या होता है? यह किसी भी एनर्जी को एक फॉर्म से बदलकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो यह आपकी क्या कहलाती है? यह आपकी जनरेटिंग कहलाती है। समझ गए बात को? अगर आपका मान लो जनरेटर है और जनरेटर की एनर्जी आपने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी, जनरेटर है उसकी एनर्जी को कन्वर्ट किसमें किया? मैकेनिकल एनर्जी को। तो मैकेनिकल एक फॉर्म की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही आपका क्या कहलाता है? जनरेटिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको इसको आल्सो कॉल्ड मूवर्स कहते हैं। इसको जनरेटिंग का मतलब क्या होता है? उसको कहते हो दोस्त आपको मेन प्राइम मूवर। इसको आप लोग आल्सो कॉल्ड मेन प्राइम मूवर, मेन प्राइम मूवर, प्राइम प्राइम मूवर्स कहते हो। क्या कहते हो? मेन प्राइम मूवर्स आप लोग इसको कहते हो। जनरेटिंग, इसको अगर मैं बात करूं जनरेटिंग की, तो जनरेटिंग का मतलब क्या होता है? यह आपको मेन प्राइम मूवर जो आपको मूव कर सके किसी भी मैकेनिकल एनर्जी को, किस फॉर्म में? मैकेनिकल एनर्जी में। तो यह आपका दोस्त क्या कहलाएगा? यह आपका जनरेटिंग कहलाता है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं यूटिलाइजिंग की, तो यूटिलाइजिंग क्या होता है? अब ये यूटिलाइजिंग क्या करता है? इससे इससे जो आपकी जनरेटिंग से एनर्जी बनी,
और उस जनरेट से एनर्जी बनी और उस एनर्जी को यह रिसीव करता है। ये क्या करता है? रिसीव करने का काम क्या करता है? यूटिलाइज करता है। यूटिलाइज करता है यानी इसने मैकेनिकल एनर्जी बनाया प्राइम मूवर ने घुमाया किसी मशीन को, जैसे आपकी मोटर ने घुमाया। अब मोटर ने घुमाया, जैसे मोटर लगी है और मोटर का शाफ्ट घूमा, तो घूमने के बाद जो उस एनर्जी को रिसीव कौन करेगा? यह आपको यूटिलाइजिंग करेगा। यह आपकी क्या होती है? यह आपको यूटिलाइजिंग करती है। जैसे आपका लेथ मशीन हो गई, ड्रिल मशीन हो गई, लेथ मशीन आपकी हो गई जो आपको लैब में मिलेगी, लेथ मशीन आपकी हो गई, और आपकी क्या हो गई दोस्त? आपकी ड्रिल मशीन हो गई। आपकी क्या हो गई? ड्रिल मशीन हो गई। कन्फर्म है आपको? लेथ मशीन हो गई, ड्रिल मशीन हो गई, तो यह आपको क्या करता है? यूटिलाइज करता है आपको इसकी। बात भाई रही बात ट्रांसफॉर्मिंग की, ठीक। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? यह आपको एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी होती है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपको ट्रांसफॉर्म करती है। यह एक ऐसी एनर्जी है, तो ऐसी एनर्जी जो आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है। जैसे मैंने बताया, मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, यही तो कार्य होता है। तो ऐसी एनर्जी जो आपको वन ट्रांसफॉर्म एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, ट्रांसफॉर्म एनर्जी एनर्जी वन फॉर्म टू अदर, वन फॉर्म टू अदर, टू अदर, यह आपका क्या कहलाता है दोस्त? यही आपकी तो यूटिलिटी, उपयोगिता क्यों होती है? अगर इसलिए उपयोगिता आपकी मशीन की होती है। पहली बात तो आपको जनरेटर मेन प्राइम को मूवर करने के लिए। अगर आप लोग मैकेनिक्स में फोर्स नहीं लगाओगे तो आपका शाफ्ट घूमेगा नहीं। अब जब शाफ्ट घूमेगा नहीं तो उस एनर्जी को रिसीव कौन करेगा? वो रिसीव नहीं होगी, और जब ये रिसीव नहीं होगी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यूटिलाइज ही नहीं होगी। तो इसलिए इसलिए दोस्त मैकेनिक्स की आपको आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसमें मैकेनिक्स को आपको आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए मैकेनिक्स उपयोगी होती है, वो यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स आपको उपयोगी होती है। बोलिए भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो यह आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि आपको मैकेनिक्स आपको कैसे पढ़नी है और मैकेनिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं, यह आपको मैंने आज समझा दिया है। बाकी इसके आगे का जो पार्ट है बेटा, जैसे ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं मैकेनिक्स की, फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, यह सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ते रहिए और प्रसन्न रहिए, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी कॉलेज के आपके डिप्लोमा लेवल या सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो, इस क्लास को उसमें शेयर करिए, ताकि जो है जो आपके दूर दराज वाले इलाकों में रहने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, वह आपको वहां तक ये क्लास आपको प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।